तो गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करते हैं हमारा आज का इवनिंग अड्डा सेशन। आज का इवनिंग अड्डा जो सेशन है हमारा, उसका नाम जैसे कि हर्षिका ने आप लोग सबको दिया था, सेशन का नाम है कहानियाँ। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है कहानियाँ का, जो हमने आज से कुछ 1-1.5 साल पहले डेवलप किया था इस प्रेजेंटेशन को। एंड ये प्रेजेंटेशन हमारा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, या फिर बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लविंग प्रेजेंटेशन था, कहानियाँ। इस पूरे प्रेजेंटेशन में हमने क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को, कि क्लाइंट जो जो ऑब्जेक्शंस हमें देता है सेल्स के समय, वो सारे ऑब्जेक्शंस को एक कहानी के रूप में डाला है। और उस कहानी पे के थ्रू ही हमने उसका सोल्यूशन भी निकाला है। तो बड़ा ही मज़ेदार सेशन रहेगा आज का। एंड आई वांट कि आज का सेशन पे आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा आप लोग आज का सेशन को समझ पाइएगा। चैट बॉक्स का यूज कीजिएगा सेशन के दौरान, क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। इस सेशन में है क्वेश्चन जिससे आप लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट करना होगा। तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपना अपना जवाब भी देते रहिएगा। एंड आई होप इस सेशन के बाद आप लोग क्लाइंट के कई ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका सीख पाएंगे, और एक यूनिक तरीका सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वो हमने रटा रटाया जवाब दे दिया, आपको वही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। विथ लॉजिक आप क्या क्लाइंट के साथ बात करेंगे और किस तरीके से क्लाइंट को अपने बात से कन्विंस कर पाएंगे, ये सारा चीज हमने आज के प्रेजेंटेशन में रखा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आज का सेशन आप लोग के साथ चालू करता हूँ। फोन क्यों नहीं? आई होप आप लोगों को ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन का, स्टोरी सेलिंग का। अगर दिख रहा है तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिए। हाँ जी, आप लोग को दिख रहा है ये वाला प्रेजेंटेशन? अगर दिख रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में यस चाहिए, आप लोग को ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं। यस, चलिए आने लगा अब यस, मतलब आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेजेंटेशन, जिसका नाम है कहानियाँ, स्टोरी सेलर। तो आज के सेशन में हम लोग आपको कहानियों के थ्रू क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं, ये सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आज का सेशन का सबसे पहला क्वेरी, जिसका क्वेश्चन जिसका आप लोगों को जवाब देना है, ये जो कैरेक्टर है जो ब्लैक सनग्लास पहना हुआ है, हाथ में बंदूक लिया हुआ है, इस कैरेक्टर का नाम क्या है? जल्दी चैट बॉक्स में आपको लिखना है, इस कैरेक्टर का नाम क्या है जिसने ये सनग्लासेस पहने हुए और हाथ में बंदूक है। शक्ति कपूर जी नहीं, क्लाइंट का मेरे को नाम नहीं लिखना है। यस, विकास भैया ने लिखा है क्लाइंट मास्टर गोगो। एकदम सही, क्लाइंट मास्टर गोगो। Redmi 9 प्री 680282 मी में भी लिखा गया है क्लाइंट मास्टर गोगो। यस, ये कैरेक्टर का नाम था क्लाइंट मास्टर गोगो। ओ लोलिता नहीं था इस कैरेक्टर का नाम, इस कैरेक्टर का नाम था क्लाइंट मास्टर गोगो। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, राइट में जो ये कैरेक्टर है जिसके गाल पे एक्स मार्क्स है, इसका नाम क्या था? इस कैरेक्टर का नाम क्या था? बहुत सही जवाब, कैरेक्टर का नाम लेते ही आ गया नाम। बाकी लोग ट्राई कीजिए, अभी एक जवाब आया है मेरे पास। क्या हुआ, बाकी लोग इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? क्राइम मास्टर गोगो के साथ कौन था? अच्छा चलिए, मूवी का नाम बताइए कि कौन सा मूवी का है ये दोनों कैरेक्टर। कमॉन, आज का सेशन में ऐसा कुछ लर्निंग का नहीं है, आज का सेशन में सब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन का बात है। एकदम। और लिखिए और लिखिए, मुझे एक दो जन से नहीं चाहिए, मतलब बाकी लोग ने ये पिक्चर नहीं देखा है। अच्छा, किसने किसने ये पिक्चर देखा है, अंदाज अपना अपना आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, वाई या यस। जिसने जिसने अंदाज अपना अपना मूवी देखी है उसने लिखना है यस या वाई।
ओवर 50 टाइम्स। सीन बट फॉरगेटन। तो जिनका भी आ रहा है सीन बट फॉरगेटन की नहीं देखा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज टाइम निकाल के जरूर देखिएगा ये मूवी। ये आप क्या बोल सकते हैं, नेशनल कॉमेडी मूवी है ये हमारे लिए, तो सबको देखना चाहिए ये मूवी एक बार। अंदाज अपना अपना पिक्चर का नाम है, और इस पिक्चर के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है तेजा, जिसमें तेजा के भी दो तेजा थे, एक अच्छा तेजा एक बुरा तेजा, और एक आपका क्लाइंट मास्टर गोगो। तो आज का हमारा पूरा सेशन का मेन कैरेक्टर है क्लाइंट मास्टर गोगो और तेजा। इन दोनों के ऊपर ही हमने पूरा कहानियां आपके लिए पूरी मूवी बनाई है, जिससे आप क्लाइंट के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझ पाएंगे। चालू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। वाई स्टोरी टेलिंग, कि क्यों स्टोरी से ही हम लोगों को ये सेशन समझना है। तो होता क्या है कि लोग आपके पास, अगर मैं हर कोई कोई भी क्वेरी का कंटेंट दे दूं, टेक्निकल आंसर दे दूं और आपको याद भी करा दूं, और आप याद भी कर लो उसको कि यही बोलना है क्लाइंट जब मुझसे फलाना फलाना क्वेरी करेगा, बट आप जब क्लाइंट के सामने प्रेजेंट भी कर दोगे वो सारे आंसर, क्लाइंट आपके आंसर को याद नहीं रखेगा, वो भूल जाएगा वो आंसर को। बट अगर आप उसको कोई स्टोरी के माध्यम से बताते हो वो क्वेरी का रिप्लाई, या आप खुद उसको एक स्टोरी के माध्यम से याद करते हो कि इस क्वेरी पे हमको मुझे रिप्लाई क्या देना है, तो आपके पास हर समय जवाब रेडी रहता है, क्योंकि आप एक स्टोरी के माध्यम से रिलेट कर पाते हो। हमारा दिमाग डेटा को, टेक्निकल एनालिसिस को भूल जाता है, लेकिन स्टोरीज को याद रखता है। तो इसी बेसिस पे क्लाइंट मास्टर गोगो हमारे सोचे कि चलो अब पता करते हैं कि इंसान का ब्रेन काम कैसे करता है, जिसके कारण इंसान का ब्रेन काम कैसे करेगा मुझे अगर समझ में आ गया, तो मैं फिर कुछ भी काम करूंगा तो मैं उस काम पे सफल हो जाऊंगा कि इंसान का ब्रेन काम कैसे करता है। तो उसके लिए अब उसको बताया गया, उसमें जब उसने डिसाइड किया कि मुझे देखना है कि भैया कैसे काम करता है इंसान का ब्रेन, उसको समझ रहा था, तब तक उसने ये मूवी देख ली। इस मूवी का नाम क्या है अभी जो आपके स्क्रीन पे है सामने? बताइए अभी जो स्क्रीन पे सामने है। यस, ये तो बड़ा कॉमन मूवी है, अभी तो रिसेंट का मूवी है, इसको तो मैक्सिमम लोगों को देखना चाहिए, रिप्लाई। यस, थ्री इडियट्स। तो ये मूवी क्लाइंट मास्टर गोगो देखने बैठ गया, और क्लाइंट मास्टर गोगो जब ये मूवी देखने बैठ गया तो उसको इस मूवी का पर्टिकुलरली ये सीन बड़ा समझ में आया। तो मैं, क्या सीन है मैं उसको पहले प्ले करता हूँ आप लोगों के लिए। मशीन का डेफिनेशन दो। सो क्राइम मास्टर गोगो जब ये सीन देखता है तो उसको समझ में आता है कि अगर मैं टेक्निकल बात क्लाइंट के सामने करूंगा, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट को जिस पे काम कर रहा हूँ उसका टेक्निकल डेटा क्लाइंट को जाके समझाऊंगा, तो शायद क्लाइंट के सामने मेरा भी यही सिचुएशन होगा। लेकिन अगर मैं वही चीज को क्लाइंट के लैंग्वेज में समझा सकूं अगर, तब जाके क्लाइंट उस चीज को समझेगा भी, और जो मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ क्लाइंट को, वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाऊंगा। सिमिलरली, ये एक एग्जांपल है, ये हमारे यहाँ के बड़े फेमस सर्जन है, कोई इनका नाम बता सकता है चैट बॉक्स में? एटलीस्ट जितने लोग बंगाल में, उन लोग को ट्राई करना चाहिए। जिनको भी आंसर आता है इनका नाम लिखिए चैट बॉक्स में। चलिए, एक नाम मेरे को मिल गया है। बाकी लोग? ना ना, देवी सेठी नहीं है, गलत। नो। जी हाँ, बाकी लोगों ने राइट गेस कर दिया, इनका नाम है डॉक्टर कुणाल सरकार। इनका खासियत क्या है कि ये चीजों को बड़े सिंपल तरीके से कन्वर्ट करके पेशेंट को समझाते हैं। अब जैसे कि इनको किसी को समझाना था कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है, तो ये समझाते कैसे हैं कि एक पेड़ है, पेड़ जड़ से निकलने वाला है, पर उस जड़ निकल नहीं पा रही है क्योंकि वहां पे अपना पत्थर, कोई बड़ा पत्थर रख दिया गया है। तो वो जो जड़ निकल के पेड़ बनता, वो कभी पेड़ नहीं बन पा रहा है, वो पेड़ बनते समय रुकावट आ रही है। हाँ, जड़ हो सकता है साथ से निकल के फिर एक पेड़ बन जाएगा, लेकिन जो उसका मेन स्ट्रीम, मेन काम था, वो ब्लॉक होके रखा हुआ है। बाकी डॉक्टर कैसे समझाते हैं? ये जो डेफिनेशन सामने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ऐसा डेफिनेशन बोल के, तो हमें समझ में नहीं आता है। पर कुणाल सरकार का स्टाइल क्या है, वो आपको ऐसे ही एक स्टोरी बता के समझाते हैं कि क्या होता है हार्ट ब्लॉकेज, तो जिससे
क्लाइंट इनका जितना अच्छा डॉक्टरी है उससे ज्यादा इनसे सेटिस्फाइड रहता है कि इनका कंटेंट, इनका बात क्लाइंटों को समझ में आता है। वैसे ही समझने के लिए कि क्लाइंट, इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है, टाइम मास्टर गोगो चला गया ब्रेन के हॉस्पिटल में समझने की और डिटेल में ब्रेन काम कैसे करता है। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन वाला सेशन, जहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। सब कोई ध्यान दीजिएगा, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस किएगा तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, अभी करना क्या है, स्क्रीन पे ऐसे एक ऊपर नंबर लिख के आएगा, आपको सब नंबर के साथ एक 1 ऐड कर देना है। जहां 9 है वहां 1 ऐड किया तो 10 हो गया, 0 यहाँ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 2, उसके साथ एक 1 ऐड किया 3, और एक कैरी फॉरवर्ड वाला 1 4, तो आंसर हो गया 4। 1 के साथ 1 ऐड किया 2, 6 के साथ 1 ऐड किया 7। तो आपको जो भी ऊपर वाला नंबर है सबके साथ 1 ऐड करते चलना है। तो यहाँ आपको अब मैं नंबर्स प्ले करूंगा और आप लोगों को बताते चलना है कि कैसे आपका नंबर रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे मैं स्क्रीन पे पूछूंगा 1296, आप लोग को आंसर देना है चैट बॉक्स में 2407 कि 1 ऐड करने के बाद क्या नंबर होना चाहिए था। और अगर 9 है तो 1 ऐड होके तो हो गया 0, तो उसका अगला नंबर में 1 ऐड होगा प्लस कैरी फॉरवर्ड वाला 1 भी आपको ऐड करना है। आप लोगों को समझ में आया क्या करना है? समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। चलिए, वंस अगेन का भी रिक्वेस्ट आया है तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। नो भी आया है। मैं आप लोगों के सामने अगले स्लाइड में स्क्रीन में एक एक नंबर रखूंगा, नीचे वाला नंबर नहीं रहेगा। आपको करना क्या है, आपको ये जो डिजिट आएगी सब में 1 1 1 ऐड करते हुए चलना है। तो जैसे 6 में 1 ऐड किया 7, 9 में 1 ऐड किया तो 10 0, फिर 1 कैरी हो गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3, कैरी वाला 1 को भी ऐड कीजिए 4, और 2 में 1 में फिर ऐड किया 2। तो ऐसे आपको सब में 1 ऐड करते हुए चलना है। जिन लोगों ने ये प्रेजेंटेशन अटेंड किया है वो लोग जवाब नहीं देंगे, जिन लोगों ने ये प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं किया है सिर्फ वो लोग ही इसको जवाब देंगे। तो चालू किया जाए। तो आपका ब्रेन ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है इसका समझने के लिए पहला से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चैट बॉक्स का आप लोगों को यूज करना है जवाब देने के लिए। जो सबसे पहले जवाब देगा वो होगा हमारा आज का विनर। तो दिस इज द फर्स्ट नंबर को री, क्या होगा इसका जवाब? गलत शिव, गलत। गोपाल दा, रितेश सराफ ने सही जवाब दिया। तापस दा गलत। शोभिक दास करेक्ट, पलटन करेक्ट, स्वेत कमल करेक्ट। यस, तो आंसर होगा आपका 5086। 5 में 1 ऐड किया 6, 7 में 1 ऐड किया 8, 9 में 1 ऐड किया 10, 10 का 0 ले लिया, 3 में 1 ऐड किया 4, और कैरी फॉरवर्ड वाला 1 को ऐड किया तो 5086 इज द करेक्ट आंसर। अभी भी जिन्होंने 4086 लिया आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड वाला 1 को ऐड किया है और 3 पे भी तो एक ऐड करना है 1। तो आंसर इज 5086 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक अब इस पैसे से मैंने सबको समझा दिया। नेक्स्ट वाला जब स्क्रीन दिखाऊंगा तो मुझे चाहिए इससे भी जल्दी रिप्लाई, और ये सबसे इजी है। करेक्ट शिफ्ट 7794। बस 4 5 जन ने अटेम्प्ट किया। करेक्ट करेक्ट, इसका जवाब तो सब सही दे रहा है। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, हाँ, बताइए। इतना मिक्स आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम चल रहा है हमको लग रहा है सबका। करेक्ट आंसर इज 8160। 8160। अब मैंने यहाँ पे किया स्क्रीन को स्टॉप। 8160 इज द करेक्ट आंसर। अब मेरा आता है नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम लोग ये सेशन का तैयारी कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहा था हमारा माइंड, उस स्क्रीन पे कुछ और भी हो रहा था।
क्या किसी ने नोटिस किया था? रेज ऑफ हैंड करके वो जवाब दे सकता है। जिस समय हम स्क्रीन पे नंबर्स चेंज कर रहे थे, 3 क्वेरी क्वेश्चन आप लोगों से किया गया, उस समय सिस्टम में कुछ और भी चल रहा था। क्या आप लोगों ने उस चीज को नोटिस किया? नहीं किया है तो चैट बॉक्स में नो लिखते जाइए। नोटिस नहीं किया है तो आप चैट बॉक्स में उसको नो लिखते जाइए। तो सबका आंसर नो आ रहा है, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। तो ये था सारा क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर से आप लोगों को पीछे रिवाइंड करता हूँ, फॉरवर्ड करूंगा। आप लोग थोड़ा स्क्रीन पे एक बार ध्यान दीजिएगा और अच्छे से। हाँ, जब नंबर्स आ रहे हैं, आंसर तो आप लोगों ने दे दिया, तो उसका क्या चीज और स्क्रीन पे चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने ध्यान दे दिया है उन लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। यस, यस। अब आप लोग नोटिस कर पाए कि स्क्रीन पे नंबर चेंज हो रहे हो तो रही है, उसके साथ साथ ऊपर सिस्टम जो लिखा हुआ है राइट साइड में, इसका कलर भी चेंज होता है जब मैं क्वेरी करता हूं। बट हुआ क्या? हमारा सारा फोकस किस चीज पे था? नंबर्स पे। तो हम लोग ऊपर का कलर चेंज होता हुआ देख ही नहीं पाए। इससे क्या सीखा क्राइम मास्टर गोगो, कि भैया हमारा ब्रेन का दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है जो कि आपका एकदम इमीडिएट जवाब देना पसंद करता है, कि भैया जो क्वेरी मिला है उसको इमीडिएट सॉल्व कर दो। उसका वो मतलब अनकॉन्शियस होता है, आप बस सीख गए कि ये करना है तो फटाफट फटाफट वो करते ही जाना है। और एक पार्ट होता है हमारे दिमाग का जो कि थोड़ा स्लो होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन वो लॉजिकल जवाब खोजना पसंद करता है। वो लॉजिकल जवाब खोजना पसंद करता है। तो अगर सिस्टम वन को कुछ मिलता है जो कि उसको समझ में आता है, तो वो उसको इमीडिएट प्रोसेस कर देता है। लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आता है तो वो सिस्टम टू के पास जाने देता है कि भैया तुम जाओ जाके देखो। पहले केस में क्या हो रहा था? आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, इसको जवाब देना है, ऐड करते हुए बता देना है, जो आंसर आएगा सिंपल है, समझ में आ गया। तो आप लोग, जब मैं क्वेरी कर रहा था, सीधे वन यूज कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। लेकिन जब आपको पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ और भी चेंज था जो आपने नोटिस नहीं किया, तो आप नो फेज पे आ गए। तब आप अपना सिस्टम टू को देख रहे हो कि हर स्क्रीन जब भी मैं प्ले कर रहा हूँ, आप लोग पूरी स्क्रीन को स्कैन कर रहे हो कि और क्या चेंज हो रहा है। सिस्टम टू पे आप आ गए। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन भी काम करता है कि जब उसको कुछ समझ में आ गया, रटा रटाया चीज, वो यस है। उसके अलावा कुछ भी और चीज आप बताओ जो उसके रटा रटाया नहीं है, तो वो एक बार आपको करता है नो, नहीं समझ में आ रहा है। और फिर बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो सिस्टम टू पे जाता है। तो जो ये कहानियां होती है ना, जो आप कहानी के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करते हो, जैसे क्राइम मास्टर गोगो तेजा, आज भी आप लोगों को याद है, कब देखी होगी वो पिक्चर, कितनी पुरानी है वो मूवी, फिर भी याद है। क्यों? क्योंकि आपने अपने सिस्टम टू पे ही उसको अपने सिस्टम वन पे ही उसको बैठा लिया इस मूवी को। तो ये अब हमारा तेजा क्राइम मास्टर गोगो सीख गया। अब वो चालू किया कि स्टोरी बोलते कैसे हैं। तो स्टोरी बोलने के लिए उसने क्या सीखा, कि पहले आपको स्टोरी पे अपने जो भी ऑडियंस है उसको एक फ्रेम पे ले जाना होगा, एक सिनेरियो पे ले जाना होगा सबसे पहले स्टोरी सुनाते हुए। फिर आपको उस स्टोरी पे एक सस्पेंस क्रिएट करना होगा ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए। उसके बाद कैरेक्टर्स बनाने होंगे, कैरेक्टर्स जिनको आपको जान डालना होगा, शायद रियल लाइफ स्टोरी से जैसे आप कनेक्ट करते हो किसी से। फिर उस कैरेक्टर का स्टार मोमेंट बिल्ड होना चाहिए। स्टार मोमेंट वो मोमेंट जहां पे वो आके सस्पेंस को ओवर करेगा। और फिर आपको का सारांश बताना चाहिए स्टोरी का, कि कैसे ये स्टोरी, स्टोरी से आपने क्या सीखा। तो अब क्राइम मास्टर गोगो इस चीज को सीख गया कि कोई भी अगर एक स्टोरी बनानी है तो पहले उसको चालू करना होता है, उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट डालना होता है, सस्पेंस क्रिएट करना होता है, क्लाइमेक्स बनता है, एक्शन होता है, एंड खत्म। आपका मूवी खत्म। ऐसे बनती है एक मूवी। ऐसे देते हैं कहानी। कहानी बोलना सीख गया क्राइम मास्टर गोगो हमारा।
अब क्लाइंट मास्टर गोगो समझ गया कि कहानी कैसे बोलते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, तो वो चल गया अपना स्टोरी सुनाने। तो उसने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे म्यूचुअल फंड सेल करना है, मुझे म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना है। अब चलो मैं सबको सबके दिमाग से खेलते हुए म्यूचुअल फंड करूंगा सेल, स्टोरी सुनाते हुए। होता क्या है, अब आता है पहला क्लाइंट उसका, जो कि हर समय उसका क्लाइंट उसका तेजा ही रहेगा। तो क्राइम मास्टर गोगो तेजा के पास जाता है और बोलता है कि भैया मैंने काम शुरू किया है म्यूचुअल फंड का। तो हमेशा दो तेजा रहेगा आपके स्क्रीन पे, एक अच्छा वाला तेजा और एक बुरा वाला तेजा। तो बेसिकली ये अच्छा और बुरा वाला तेजा क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन का दो पार्ट है। एक पार्ट है जो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, एक पार्ट है जो उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। तो तेजा जब क्लाइंट के पास ये गोगो जब तेजा के पास गया और बोला कि मैंने म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया है, तो अच्छा ब्रेन उसको तेजा को बताता है म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन जो बुरा ब्रेन है, जो उसको हर चीज नेगेटिव बताता है, वो बोलता है बिल्कुल नहीं, पैसा आज है कल नहीं, जो है एंजॉय कर लो। यानी यहाँ पे अगर आप किसी क्लाइंट को बोलते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो क्लाइंट क्या बोलता है, अभी नहीं बाद में करेंगे। बोलता है कि नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स में आ जाइए, मुझे आप लोग का इंटरेक्शन जानना है कि जब क्लाइंट को बोलते हैं कि चलिए सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तो क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे। क्यों? अभी थोड़ा सा कंजम्पशन करना है, ये करना है, वो करना है, खर्चा है ना। तो ये हुआ आप लोगों का पहला क्वेरी क्लाइंट का, कि ये क्लाइंट ने दिया आपको फर्स्ट ऑब्जेक्शन। तो अब इस ऑब्जेक्शन पे आपको क्लाइंट को रिप्लाई क्या करना है। तो ये आता है क्लाइंट का आपका रिप्लाई, लव आजकल मूवी देखा है किसी ने? तो आज हम लोग सब मूवी के मूड पे ही हैं, तो मूवी पे ही बात होगा। लव आजकल मूवी, ये याद रख लीजिएगा कि स्टोरी कौन सी सुनानी है, लव आजकल वाली। क्यों? इस स्टोरी से आपको ये सुनाना है, ये है हमारा पुराना कोलकाता, पुराना कैलकाटा, जब ट्राम लाइंस चलती थी, भरी थी एम्बेसडर गाड़ियां, पुरानी ऐसी बसेस चलती थी। ये हमारा पुराना कोलकाता। उस पुराने कोलकाता में होता क्या था कि जब आप 100 रुपए लेके जाते थे ना, 10 रुपए लीटर का पाउच मिलता था 500 ml वाला दूध का, आप घर में ले आते थे 10 ml, ये 10 पाउच दूध का 500 ml का। फिर आया हमारा मॉडर्न कोलकाता, जब ऐसे एसी बसेस चलने लगी, बढ़िया मस्त एसी बसेस। तो उस समय क्या होता है, उस समय अब आप जब 200 रुपया भी लेके जाते हो, आज के दिन आपके पास आता है 8 पैकेट दूध। यानी इन्फ्लेशन के कारण आपको ऐसे बढ़ा भी दिए, आपने एफडी करके पैसे अपनी डबल भी कर ली, तो भी आप अपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। तो ये बोलते कैसे? तो सर आपके पास 100 रुपए थे, आज से 10 साल पहले आपने 100 रुपए की एफडी की 10 साल के लिए, 10 साल बाद आपने जब एफडी से पैसे मैच्योर किए, आपके 100 रुपए हो गए 200 रुपए। उस समय आते थे आपके 100 रुपए में 10 पैकेट दूध। आपने तो सोचे थे कि एफडी करके 200 हो जाएंगे तो 20 पैकेट दूध निकाल लूंगा 10 साल बाद जब चाहिए। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, 10 साल बाद आज आप 200 रुपए तो मिल गए एफडी से, पर जब मार्केट में जा रहे हो दूध लेने तो 8 पैकेट ही दूध आ रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्या चीज था जिसके कारण आप 20 पैकेट दूध नहीं खरीद पाए? 20 तो छोड़िए, 10 पैकेट का 10 पैकेट दूध नहीं सम खरीद पाए? बताइए, ऐसा क्या कारण था कि क्लाइंट का पैसा तो डबल हो गया, पर फिर भी वो जो 10 पैकेट दूध खरीदता था, आज वो 8 10 पैकेट भी नहीं खरीद पा रहा। 20 सोचा था, 10 भी नहीं खरीद पा रहा। किस कारण से नहीं खरीद पा रहा है? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए किस कारण से नहीं खरीद पा रहा है। यस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब क्लाइंट पूछता है कि क्या इन्वेस्ट करना, क्यों इन्वेस्ट करना है, तब आप लोगों को लव आजकल वाली स्टोरी बतानी है, यानी वो स्टोरी बतानी है जहाँ पे आपको क्लाइंट को समझाना है अबाउट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। क्लाइंट को आपको समझाना होगा इन्फ्लेशन है जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली इन्फ्लेशन सिर्फ यही नहीं है जो गवर्नमेंट हमें डेटा दे रही है, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो चेंजेस आया है, इन्फ्लेशन यहाँ भी है कि हमारा माइंडसेट आज रोटी कपड़ा और मकान से जा चुका है जिंदगी ना मिले दोबारा की तरफ। कि भैया आज ही हमको कंजम्पशन करना है, आज ही हमको घूमना है। रोटी कपड़ा और मकान तो ठीक है, वो तो हो ही जाता है, पर आज हमको जीना है। यानी आज हमारा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? माइक्रोमैक्स फोन का मॉडल है, 7 8 9 हज़ार रुपए में फोन दे देता है। बट क्या माइक्रोमैक्स होने से हमारा इच्छा पूरा होगा?
हमको हमारा इच्छा पूरा होता है जब हमारे पास आईफोन होता है। ये क्या है? यही है रोटी कपड़ा और मकान से जिंदगी ना दो मिलने दोबारा की तरफ मूव करना। सिमिलरली स्प्लेंडर बाइक कितना अच्छा है, बट हमें चाहिए क्या होता है कि भैया रॉयल एनफील्ड की एक बाइक होगी तो हमारे पास अच्छा होगा। तो बेसिकली ये है सब आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिसके कारण आपको और इम्पोर्टेंट है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज आप अपनी इच्छाओं को फ्यूचर में जाके पूरा नहीं कर पाओगे। तो इस कहानी का स्टोरी मतलब ये जो क्वेरी था कि म्यूचुअल फंड सही है बट आज पैसा एंजॉय करना है, आज नहीं इन्वेस्ट करेंगे बाद में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपको अगर याद रखना है कि इसका जवाब क्या देना है, तो आपको बस याद रखना है कि इस स्टोरी का माध्य सारांश है, इन्फ्लेशन इज द साइलेंट किलर। इन्फ्लेशन धीरे 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 आपके पैसे की कीमत को खा लेता है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर तो अच्छा तेजा क्या बोलता है, तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए क्या करें? कि भैया फिर तुम बताओ कि अगर इस इन्फ्लेशन को बीट करना है जो तुम बता रहे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? बट अगेन नेगेटिव पार्ट, शहीद के दिमाग का दूसरा पार्ट, वो बोलता है वो तो आज तक तेरा बाप, वही जो आज तक तेरा बाप किया है। अगर इन्फ्लेशन बीट करना है तो वही कर जो आज तक तेरा बाप किया है। क्या किया है आज तक? तो मतलब पुराना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए तो बोल रहा है कि भैया तेरे फादर पोस्ट ऑफिस करते थे, एलआईसी करते थे, एफडीज करते थे, तुम भी वही कर। उस केस में जब क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से या पोस्ट ऑफिस से एलआईसी से मेरा आपका काम हो जाता है, मेरा इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा, डेटा पॉइंट में आई नो आप लोग प्रूफ कर दोगे उसको कि वहाँ 7% मिलता है, ऐसा 6% का इन्फ्लेशन है, 1% तो आपका टैक्स में चला जाता है, ये सब ठीक है। बट क्लाइंट ये नहीं समझता है। तो क्लाइंट क्या समझता है? क्लाइंट को समझाने के लिए आपको देना होगा ये वाला स्टोरी। अब ये स्टोरी क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये स्टोरी है बेसिकली एक आदमी का जिसका काम है टोपी बेचना। वो अपने सर पे एक टोकरी रख के गांव गांव जा जाके टोपी बेचता है। एक दिन ऐसे ही वो थक के टोकरी लेके अपना टोपी लेके बेच रहा था। वो थक के एक पेड़ के नीचे जाके टोकरी साइड में रख के सो गया। तो जब उठा, देखा उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। बड़ा परेशान होकर इधर उधर किया, खोजा कि भैया क्या हुआ, टोकरी में तो टोपी थी जब सोए थे, टोकरी कौन ले गया मेरा, देख समझ नहीं पा रहा है। खोजते खोजते वो उसने पेड़ के ऊपर देखा। ऊपर देखा तो देखा क्या कि पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, और सब बंदर उसकी टोपी एक एक सर पे लगा के पहने हुए हैं। वो बड़ा परेशान था कि भैया ये सब बंदर ले लिए, कैसे ले टोपी, बड़ा ईटा मारा, रिक्वेस्ट किया, पेड़ हिलाया, सब कुछ किया, बट किसी भी तरीके से बंदर लोग रेडी नहीं है टोपी देने के लिए। लास्ट में बेचारा बहुत परेशान होके अपना जो सिर पे उसने ये जो टोपी पहनी हुई है अपने सिर की टोपी उठा के जमीन पे दे मारी गुस्से में कि भैया ऐसा ये तेरी टोपी मेरे हाथ से गई। गुस्से में टोपी दे मारी। उसको देख के बंदरों ने भी सेम काम किया और अपनी अपनी टोपी जमीन पे दे मारी। जब जमीन पे दे मारी टोपी, तो इस टोपी वाले ने सारी टोपी जल्दी से बटोरी, टोकरी में डाली और वहां से भाग गया। घर जाके उसने अपनी ये स्टोरी अपने बेटे को सुनाई कि बेटा अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हो बंदर लोग टोपी पहन के बैठ जाए तो तुम अपनी टोपी फेंकना, बंदर भी अपनी टोपी वो जो पहनी हुई थी फेंक देगा। सिचुएशन फॉरवर्ड होता है आगे 10-15 साल बाद। उसका बेटा सेम गांव से टोकरी लेके निकल रहा है टोपी बेचने के लिए। ऐसे ही एक पेड़ के नीचे जाके वो भी सो जाता है। और वो भी जब सो के उठता है तो देखता है कि उसके फादर के साथ जो हुआ था उसके साथ भी वही हुआ कि पेड़ से आए बंदर सारी टोपी ले गए और पहने हुए। तो उसने रिकॉल किया कि उसके फादर ने क्या सिखाया था कि भैया जब बंदर टोपी ले जाए तो तुम अपनी टोपी को फेंकना, बंदर भी तुमको देखा देखी टोपी फेंक देंगे। तो एग्जैक्टली उस टोपी बेचने वाले के बेटे ने भी यही किया कि उसने भी जो सिर पे टोपी पहनी थी उसने जोर से जमीन पे दे मारी ताकि बंदर भी टोपी दे दें। पर इस बार बंदरों ने टोपी फेंकी नहीं। तो अब वो लड़का बड़ा परेशान कि भैया मैंने तो टोपी फेंकी, पापा ने तो यही सिखाया था कि मैं टोपी फेंकूंगा तो बंदर भी टोपी फेंक देंगे, तो इन्होंने फेंका क्यों नहीं? तो उसमें से एक बंदर रिप्लाई देता है उस टोपी बेचने वाले के लड़के को कि जैसे आपके पापा ने आपको घर जाके स्टोरी सुनाया था कि टोपी फेंकने से हम टोपी बंदरों टोपी फेंक देंगे, वैसे ही हमारे पापा ने भी हमें स्टोरी सुनाया था कि जब सामने वाला ऐसे टोपी फेंके तो तुमको टोपी फेंकना नहीं है। इसके कारण हमने किसी ने भी टोपी नहीं फेंकी। तो क्या हुआ अल्टीमेटली कि आपके फादर ने जो आप अपने समय में इन्वेस्टमेंट किया वो उनके लिए सही था,
पर वही इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए भी सही है ये जरूरी नहीं है। समय बदल गया है, समय के साथ आपको भी बदलना होगा, आपको भी नए तरीके अपने जिंदगी में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लाने होंगे। आपका प्रूवन एंड फेवरेट तरीका हमेशा होता है, पर आपका एक मेन बैकबोन खिलाड़ी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, और हमेशा एक प्लान बी आपके साथ चलना चाहिए। इस तरीके से बनता है आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो, जिसमें प्रूवन तरीका हो गया आपका एफडी, बैंक अकाउंट सेविंग्स में पैसे। बैकबोन आपका बनेगा म्यूचुअल फंड, जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को रिटर्न्स बना के देगा। और आपका प्लान बी होता है हमेशा इंश्योरेंस, कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा ना निकालना हो, इसके लिए आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस। तो हमारी क्वेरी क्या थी? क्वेरी ये थी कि हमें म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, इन्फ्लेशन बीट करना है तो जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो हमारे बाप दादा यूज करते थे, वही हम भी यूज करेंगे। बट इस स्टोरी का मॉरल क्या निकला? कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू गारंटीड रिटर्न इक्वल्स टू गारंटीड गेटिंग पुअरर, क्योंकि अब जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं उनके जो रिटर्न्स हैं वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज को जब आप क्लाइंट को ऐसी स्टोरीज बना के सुनाओगे, समझाओगे, तो क्लाइंट कनेक्ट करेंगे। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी जो मैंने दो क्वेरी की, तो अभी तक आप लोगों को ये समझ में आया है? इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का प्रेजेंटेशन, आज का जो सेशन है, कि कैसे क्लाइंट को स्टोरीज के थ्रू समझाएंगे? तो फिर चढ़े बड़े आगे हम लोग अपनी अगले स्टोरीज पे। तो चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेरी क्लाइंट का। अब क्या होता है कि अब तेजा सोचता है, तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दें, कि म्यूचुअल फंड से तो हम अपने इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं, पता चल गया। तो बुरा माइंड, नेगेटिव माइंड क्या चल रहा है इन्वेस्टर के माइंड पे? ये सब करें क्या, ये सब करके क्या उखाड़ लेंगे? अगर कर ही लिए तो इससे क्या ही बन जाएगा मेरा, कितना एक्स्ट्रा पैसा हम बना लेंगे भाई म्यूचुअल फंड से, कि एफडीज को तुम बीट कर दोगे, मेरा इन्फ्लेशन बना दोगे, कितना बना दोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम? तब आपको समझाना है ये वाली स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली क्या है? एक राजा और एक साधु की स्टोरी है। और नीचे चेस बोर्ड देख के आप लोग मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे, बट इसको चेस बोर्ड का जो रिप्लाई है, आंसर है, वो डायरेक्टली नहीं देना है। आपको स्टोरी सुना के बताना है कि भैया, अगर आपका म्यूचुअल फंड मेरे एफडी से 2-3% एक्स्ट्रा बना देगा, तो उस 2-3% से मेरा क्या बन जाएगा, मेरे लिए क्या एक्स्ट्रा बन जाएगा, क्या हम उखाड़ लेंगे अपनी जिंदगी में। तब आपको समझाना है ये वाली स्टोरी। There once was a poet who fell upon such hard times that he was no longer able to feed his family. So he decided to set out for the palace and appeal to the generosity of the king. Upon being summoned by the king, he started reciting his poems. The king, well pleased, asked him to name his reward. Pointing to the finely wrought chessboard, the poet said, "Your Highness, if you place just 1 grain of rice in the first square and double it for every square, I will consider myself well rewarded." "Are you sure?" asked the king. "Just grains of rice and not gold?" "Yes, Your Highness." "So it shall be." So the courtiers started placing the grains of rice. 1 on the first square, 2 on the second, 4 on the third, 8 on the fourth square, and so on. By the time they came to the 10th square, they had to place 512 grains of rice. By the 20th square, the number swelled to 5,24,288. When they came to the halfway mark, the 32nd square, the grain count was 214 crores, 74 lakhs, 83,648.
Soon the count increased to lakhs of crores. Eventually, the hapless king had to hand over his entire kingdom to the clever poet. And it all began with one grain of rice. Moral of the story? Never underestimate the power of compounding. If you systematically invest a small sum every month, your SIP can grow to a very impressive sum when you retire. Mutual fund investments are subject to तो अब आपको बतानी है ये वाली स्टोरी से आपने क्या सीखा। पहले ग्रेन पे, पहले स्क्वायर पे एक ग्रेन रखा गया, दूसरे पे दो, तीसरे पे चार, चौथे पे आठ, ऐसे करते करते अगर आप नोटिस करेंगे कि आखिरी ग्रेन पे कितना पैसे, आखिरी बॉक्स में 38 बॉक्स जो था उस पे कितना ग्रेन रखा गया। सिमिलरली आपका जो 64th ग्रेन है, 64th डे है, उस पे आपका 92,233 करोड़ करोड़ ग्रेन रखा जाएगा। तो यानी कि उसका जो काउंट था वो इन्फिनाइट हो गया। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आपने, क्लाइंट ने कहा कि भैया इससे 2-3% से मैं क्या कर लूंगा, क्या उखाड़ लूंगा, तब आपको आपको ये स्टोरी सुनानी है कंपाउंडिंग की, भैया कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है आपके जीवन में। इसका एक एग्जाम्पल, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ है कि क्लाइंट ने एक 10,000 की एसआईपी चालू की। उस 10,000 की एसआईपी पे क्लाइंट को 12% का रिटर्न बैठना है। तो जो पहला 5 साल क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें क्लाइंट ने 10,000 की एसआईपी यानी कि साल में दिए 1,20,000, 5 साल में दिए 6 लाख रुपए। 12% का अगर रिटर्न बनता है तो वो 6 लाख आपका ग्रो करके बनता है 8,11,000, यानी कि 2,11,000 का प्रॉफिट पहले 5 साल में। अगले 5 साल में क्लाइंट ने फिर से 6 लाख रुपए डाल दिए, यानी कि टोटल उसने 12 दे दिए। बट अब उस 12 का वैल्यू बन गया 8 से 16 की जगह 8 से 22 बन गया। अगले 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल और देने के बाद क्लाइंट ने सिर्फ 3 लाख रुपए और दिए, यानी कि उसका 12 से कॉस्ट बढ़ गया 15, बट उसका फंड वैल्यू 22 से हो गया 33। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कंपाउंडिंग जब काम करेगी तो आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न और बड़े तरीके से बनते जाएंगे। तो जब भी क्लाइंट आपको बोलेगा कि ये एक्स्ट्रा जो कमाएंगे एफडी और इंश्योरेंस से या एलआईसी से, पोस्ट ऑफिस से, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, देन आपको दिखाना है ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट कि कैसे आपका वेल्थ क्रिएट होता है आपका कंपाउंडिंग से। सिमिलरली ये चार्ट है कि अगर आपका 6% से पैसा ग्रो करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो क्या होगा, 9% से होगा तो क्या होगा, 12% से क्या होगा, 15% से क्या होगा, और 18% से होगा तो क्या डिफरेंस बनेगा। आपका लाख रुपया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर 6% से ग्रो करेगा तो 1 लाख का बनेगा 1,80,000 रुपये। वही अगर आपका 18% से ग्रो बनेगा तो 1,80,000 आपका बन जाता है 5,20,000। तो ये है ग्रोथ कंपाउंडिंग का। ये आप क्लाइंट को बताना है आपको, जब वो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इस इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या ही होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। तो अब आ जाता है फिर से तेजा का दिमाग, अच्छा वाला तेजा क्या सोचने लगता है, ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं। बट बुरा तेजा फिर से रोकता है, फिर से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इस बार क्या नेगेटिव थॉट आए कि रुको, करना है तो डायरेक्ट स्टॉक में कर लेंगे, हमको जाके डायरेक्ट स्टॉक ले लेंगे ना भाई, अगर इतना अच्छा रिटर्न तुम्हारा म्यूचुअल फंड बनाता है तो उससे अच्छा हम जाके डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हैं, वही रिटर्न मेरे को भी बन जाएगा। तब अपने को बताना है बॉडीगार्ड की स्टोरी, बॉडीगार्ड मूवी की स्टोरी। अब ये स्टोरी क्या है, ये मैंने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि रोल्स रोल्स रॉयस इक्वल्स टू रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड बाइक बनाती है आइचर मोटर, जिसका 2002 में फेस वैल्यू था 10 रुपया और एक एक शेयर का दाम था 67। 2023 में आज कुछ 44,000 हो गया है। फेस वैल्यू 1 हो गया था और एक एक शेयर का दाम हो गया था 3,400। आज के दिन फेस वैल्यू 1 है और एक एक शेयर का दाम कुछ 4,400 के ऊपर आसपास है। तो ये होता है वेल्थ क्रिएशन, जो कि आपका स्टॉक मार्केट करता है, इक्विटी मार्केट करता है। सिमिलरली मारुति सुजुकी 2011 में था 19,975, 2023 में था 9,000 रुपया, आपका 12 साल में 10 गुना रिटर्न दिया था। बट वहीं एक एग्जाम्पल ये भी आता है
ये कार्ड किसी को याद है कौन सा कार्ड है ये? जो लोग अभी कुछ 40s 50s में होंगे उन लोग को बड़ा मजा आता होगा इस कार्ड को देख के। ये कार्ड याद है क्या? चलिए अब आता है समय आप लोगों को थोड़ा अनम्यूट करने का। अभी जो मैंने कार्ड देखा, न्यू ईयर कार्ड नहीं अशोक भाई, तुम अभी नहीं समझेगा ये कार्ड का मतलब क्या है, थोड़ा एज कम है। जो लोग 40s 50s के आसपास है, अब सच सच बताना है। आज हम चेक करेंगे कि मेरी टीम में कितने ईमानदार लोग हैं, और चैट बॉक्स पे लिखेगा क्या लिखना है। हाँ, वैलेंटाइन वैलेंटाइन सब लिख रहा है, ठीक है, न्यू ईयर कार्ड नहीं। कितना लोग इस कार्ड को यूज किया था अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए या बॉयफ्रेंड को देने के लिए, जिसका जो भी है। हाँ, संदीप बासु लिखे ना आई। और कितना लोग यूज किया था ये सब कार्ड? एक ही ईमानदार आदमी लग रहा है मेरे को मेरे टीम में। अच्छा, चंदन दा भी लिखा है कि आई। हाँ, और चीज का कार्ड था ओलंपिक दा, आप यूज किया था कि नहीं उस समय प्रपोज करने के लिए? हाँ, बहुत सारा नो बहुत सारा यस आई के बाद भी नो आया है। तो चलिए पहले बढ़ते, आई ऑल्सो आई, हाँ लिखते जाइए, हम लास्ट में देखेगा कौन कौन यूज किया था। तो यहाँ पे आपने आर्चिस का कार्ड यूज किया था, यानी कि आपने आर्चिस का प्रोडक्ट यूज किया, कार्ड लिया, और कार्ड से आज फाइनली आपका शादी भी हो गया इस कार्ड के कारण। आर्चिस का शेयर, जैसे मैंने आपको मोटर मारुति सुजुकी दिखाया, आइचर मोटर दिखाया, वैसे ही एक आर्चिस का भी शेयर है जिसका लाइफ टाइम हाई शेयर प्राइस था 150 रुपीज। और मजे का बात है कि आज के दिन कुछ उसका मार्केट प्राइस 20 रुपए के आसपास है। मतलब क्या, आज आर्चीज आपको आइचर मोटर का रोल्स रॉयस ना दिलाया, ना ही मर्सिडीज बनाया, बल्कि आपके घर में झगड़ा करा दिया कि क्या तुम आर्चीज को इतना टैलेंट दिखा रहा था, इंटरेस्ट 150 रुपए का चीज आज 20 रुपए हो गया। वेल्थ क्रिएशन की जगह वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कार्ड देके जिसको जिसको घर में शादी करके लेके आया था, अब इसका अगर शेयर प्राइस बताएगा इस कार्ड का, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा कि इतना गंदा सिलेक्शन क्यों था। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो कि आपका पैसा बनाने की जगह पैसा को डुबा दी। तो अगर इस रिस्क से बचना है कि कौन सी कंपनी पैसा बनाती है, कौन सी पैसी कंपनी है जो पैसा डुबाती है, तो आपको करना क्या होगा, आपके पास होना चाहिए एक लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट यानी कि आपका फंड मैनेजर जो आपको बताएगा कि भैया डूबना नहीं है। पहला बात, मछली पकड़नी है, अगर गोल्डन फिश पकड़नी है, तो आपको पहला सबसे पहला स्टेप जो लेना होता है वो आपको डूबने से बचना होता है, पहले स्विमिंग आना पड़ेगा। तो लाइफ जैकेट आपको डूबने से बचाता है, और वही लाइफ जैकेट का काम करता है म्यूचुअल फंड, जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, उसमें हाई लिक्विडिटी रहता है, जब मन आप पैसा उठा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है, इजी टू कंपेयर, सारा फीचर रहता है। तो भैया डायरेक्ट स्टॉक करने से अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में आओ, जो कि आपका खुद ही मैनेज कर लेगा कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है। वो आपका फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए ये पूरा चीज मैनेज करके देता है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हेल्प्स अवॉइड डिजास्टर एंड क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग रन। यानी कि आपको हेल्प करता है लॉन्ग रन में पैसा बनाने के लिए, और आपको हर डिजास्टर से बचाता है। कि अगर आप किसी भी एक शेयर दो शेयर का ज्यादा एक्सपोजर ले लो, उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड को दो, वो आपके बिहाफ में एक्सपोजर लेता है जिसमें जितना परसेंट लेना है, और आपको फिर वेल्थ क्रिएट करके देता है, कब हटाना है, कब वापस उसको री एंटर करना है। ये सारा काम फंड मैनेजर का। इसलिए डायरेक्ट स्टॉक की जगह आप सर म्यूचुअल फंड करो, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक का नॉलेज नहीं है तो। अब फिर अच्छा दिमाग बात करने लगता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। अभी भी लेकिन नेगेटिव दिमाग चल रहा है। रुको भाई, करना है तो थोड़ा गूगल करके डायरेक्ट कर लेंगे। आजकल तो लोग वही करते हैं कि भैया गूगल में गए, बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो नाम आया वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। वैसे ही हम लोग भी कर लेते हैं, अगर म्यूचुअल फंड इतना अच्छा चीज है। तो अब इसके लिए क्या स्टोरी देना है? स्टोरी का नाम है तारे जमीन पर। तारे जमीन पर पे स्टोरी क्या थी? अच्छा, एक बच्चा था जिसको लोग नहीं समझ पाए, पर उसके अंदर भी बहुत अच्छा टैलेंट था। वही स्टोरी आपको यहाँ पे देनी है। ये था अच्छा बच्चा, 2009 से 2011 के बीच में जो अच्छे बच्चे थे, एक दो तीन जिनका रैंक था म्यूचुअल आपका म्यूचुअल फंड में, अगर आप उस समय गूगल किया होता कोई 2009-10 के समय कि भैया बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो जो 1 2 3 नंबर फंड आते ना, आज वही फंड का रैंक 2012 से 14 में उस फंड का रैंकिंग था 162 40 38।
मतलब जो 1 नंबर रैंक था वो चला गया 162, जो सेकंड नंबर रैंक था वो 40, जो थर्ड नंबर रैंक था वो 38 म्यूचुअल फंड हो गया। 2010 से 12 के समय जो 1 2 3 म्यूचुअल फंड थे, 2013 से 15 में वही म्यूचुअल फंड का रैंकिंग हो गया 123, 122 और 9। 2011 से 13 के बीच में जो 1 2 3 म्यूचुअल फंड थे उनका रैंकिंग हो गया 172, 202, 196। अब लास्ट कॉलम में चले आइए, थोड़ा सा रिसेंट है, समझ में आएगा। 2016 से 18 के समय जो लोग गूगल किए थे ना बेस्ट म्यूचुअल फंड, जो 1 2 3 फंड आया था, 19 से 21 के बीच में उस फंड का रैंकिंग था 77, 49, 189। इसका मतलब क्या है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली आपका नंबर 1 2 पे नहीं खड़ा रह सकता है। सब फंड का रैंकिंग चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है। बट जो लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करते हैं उनको क्या लगा, इस साल मैंने परचेस किया, मतलब 2018 में आज मैंने गूगल करके परचेस किया कि भैया बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है, नंबर 1 वाला खरीद लिया, और 2019 में उस फंड ऐसा रिटर्न दिया कि वो 77th नंबर म्यूचुअल फंड बन गया, इतना नीचे गिर गया। अब टॉप म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ तो नया नाम आ रहा है, तो फिर करूँ क्या मैं? कंफ्यूज, क्योंकि पहला जो इन्वेस्टर डायरेक्ट कर रहा है उसके पास तो कोई एडवाइजर नहीं है। वो तो सिर्फ गूगल में जाके बेस्ट म्यूचुअल फंड लिखता है, जो नाम आता है उस पर इन्वेस्ट कर देता है। और गूगल का एल्गोरिदम ऐसे बना हुआ है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ओनली। तो रिटर्न साइक्लिकल है, ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपके पास एक एडवाइजर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, बेस्ट वाले म्यूचुअल फंड पे घुसोगे। बेस्ट कब दिखता है कि वो बेस्ट है? जब वो ऑलरेडी रिटर्न बना चुका होता है, तब वो बेस्ट बनता है। और आप बेस्ट देख के घुसते हो तो फिर उसका गिरने का टाइम आ जाता है, तो वो नीचे आ जाता है और आपको लगता है म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट खराब है। बट आपके पास एडवाइजर नहीं था बोल के आपके साथ ये हुआ। सो आंसर, म्यूचुअल फंड आपका लाइफ जैकेट का काम करता है, बट एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका कोच बनता है जो आपको तैरना भी सिखाता है। इवन अर्जुन हैड अ सारथी। तो इस कहानी का मॉरल था कि अर्जुन को भी एक सारथी का, जो सबसे बड़ा धनुषधारी था उसको भी एक सारथी का जरूरत था, श्री कृष्ण का। वैसे ही आपको भी अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपको भी रेगुलर प्लान्स में किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करना होगा, ताकि आप इतना लंबा समय का जर्नी को निभा पाओ। फिर तेजा का अच्छा दिमाग सोचने लगा, ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन नेगेटिव माइंड अभी भी अपना काम चालू रखा है। रुको, इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? बुढ़ापे में मेरा बेटा देख लेगा यार, इतना सब इतना कॉम्प्लिकेसी कर रहा है, इससे अच्छा क्यों करना है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे को देख लेगा ना बुढ़ापे में। ऐसा भी क्लाइंट आते हैं जो आपको ऐसा रिजेक्शन देंगे कि मेरा बेटा है, वो कमी नेबे, वो तो भालो काज कुछ देखे नेबे, है ना। तो उन लोग के लिए क्या स्टोरी है? उनके लिए आता है हमारा बेस्ट स्टोरी, बागवान। इस स्टोरी में आपको क्या बताना है कि सर अगर आज आपके घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप हर बच्चे पे महीने का 5,000 रुपया करके तो खर्चा करते हो, यानी कि 2 बच्चे हैं तो महीने का 10,000 खर्चा करते हो। इसके साथ साथ सर करना क्या है कि आपको एक और बच्चा करना है जिसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, और उस बच्चे पे भी 5,000 रुपया महीना का खर्चा करना है। अल्टीमेटली होगा क्या, आफ्टर 25 साल बाद जब आप रिटायर कर रहे होंगे, वो 2 बच्चे जिन पे आप 5,000 खर्चा कर रहे थे वो आपको देखेंगे, नहीं देखेंगे, आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो दूसरा बच्चा था जिसमें आप महीने का 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, वो जाके आपके लिए 95 लैक्स का बच्चा बन जाएगा। आपके रिटायरमेंट के लिए 95 लाख रुपीज रेडी रखेगा वो। यानी कि अगर आपने 5,000 की SIP 25 साल चला दी और सिर्फ 12% का भी अगर रिटर्न बैठता है आपको, तो आपका फंड वैल्यू बनता है कुछ 95 लाख का। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड करना होगा। इसलिए आपको अपने बच्चों के अलावा अपना खुद का रिटायरमेंट फंड, अपना खुद का रिटायरमेंट कॉर्पस खड़ा करना होगा। योर चाइल्ड इज नॉट योर रिटायरमेंट फंड, ये चीज आपको क्लाइंट को समझाना होगा कि भैया ऐसे आपका 2 बच्चे का कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर उतने ही पैसा जितना एक एक बच्चों पे खर्चते हो, अगर एक फंड पे अपने लिए खरीद लो, अपने रिटायरमेंट के लिए खरीद लो वो फंड, तो फंड रिटायरमेंट के समय आपको दोनों बच्चों का मुंह नहीं देखना होगा। तो बस, अच्छा दिमाग तो चालू भैया, यही करना है, बस 10,000 रुपया खर्चा करते हैं बच्चों पे, तो ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये की SIP। अब बुरा तेजा, बोलने को कुछ बचा नहीं, तो भी उसको तो कुछ बोलना ही है, बुरा नेगेटिव दिमाग वो तो चलेगा ही काम। तो नेगेटिव दिमाग बोलता है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक पैसा और नहीं देंगे तुमको। बट गोगो तो सीख के आया था कि दिमाग कैसे काम करता है।
तो गोगो ने उधर रॉकेट सिंह की कहानी निकाल दी। क्या किया, पहला एडवाइजर जो होता, एक एडवाइजर नॉर्मल गया, बोला ठीक है सर 10,000 की एसआईपी कीजिए, 20 साल चलाएंगे, 10% का 12% का रिटर्न बैठेगा, तो मतलब आपका फंड हो जाएगा 92 लाख के आसपास का फंड हो जाएगा, 92-93 लाख का आपका फंड हो जाएगा। वही जो हमारा गोगो गया था, वो क्या बोला, सर ठीक है 10,000 की एसआईपी करते हैं, 20 साल करेंगे, 12% का रिटर्न हुआ, आपका फंड 92 तो हो जाएगा, पर इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, आप मेरे को नया पैसा तो बोल रहे हो नहीं दोगे और भी, तो मैं क्या करता हूँ 10% का टॉप अप कर देता हूँ आपको एसआईपी पे। तो हर 12 इंस्टॉलमेंट के बाद 13वां इंस्टॉलमेंट में आपका 10% से एसआईपी अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर सर मैं ये कर देता हूँ तो 20 साल बाद जो आपको मैं 92 लाख रिटर्न करने वाला था, 20 साल बाद मैं आपको रिटर्न करूंगा 1,86,00,000। यानी कि आपका फंड को भी डबल कर दिया, आपसे आया भी नहीं मैं नया पैसा लेने, और मेरा कमीशन भी डबल हो गया। तो जब क्लाइंट का रेजिस्टेंस है बस यही दे पाएंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे, तो आपको क्लाइंट को टॉप अप एसआईपी सेल करना है, ताकि क्लाइंट का बाय डिफॉल्ट जब एवरी ईयर इंक्रीमेंट होगा, उसी समय उसका एसआईपी का फिगर भी बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन है कि जिसने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि विदाउट टॉपअप उन्होंने सेल किया था, और किसी ने विथ टॉपअप सेल किया था, तो दोनों के इनकम के बीच में डिफरेंस कितना आ जाता है। आप देख सकते हो कि एक आदमी ने 5,000 रुपए की, दो आदमी थे, 5,000 रुपए की 100 एसआईपी बेची, यानी कि 5 लाख की एसआईपी बेची। मान के चलते उसका जो एवरेज ट्रेल आ रहा है वो है 0.7, 25 साल की एसआईपी है, दोनों को 12% का रिटर्न बैठ रहा है। पहले ने कोई टॉपअप नहीं बेचा, दूसरे ने टॉपअप बेचा, यानी कि पहला क्लाइंट जो है वो कुमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ले लेता है आपसे 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जिसका फाइनल एसआईपी वैल्यू बन जाता है 93 लाख। एक एक फंड का 15 लाख रुपया हो गया, जिसका वैल्यू हो गया 93 लाख, और उसके पास ऐसी 100 एसआईपी थी, तो यानी कि उसका टोटल जो एयूएम बन गया वो आपका खड़ा है 93 करोड़ रुपए। और जिसने सेम चीज उठाई थी उसने 10% टॉपअप भी लिया, उसने अल्टीमेटली क्लाइंट के जेब से 15 लाख की जगह 59 लाख निकाल लिए, जिसका वैल्यू बन गया 2,11,00,000। ऐसे 100 क्लाइंटों के साथ किया था, तो ये 93 करोड़ से बन गया 211 करोड़। तो 93 करोड़ पे उसको ब्रोकरेज कितना आया, वो था 4 करोड़, और इधर आया आपको 9 करोड़। फर्क आपको दिख गया कि कैसे टॉपअप करने से क्लाइंट से एक भी डायरेक्टली एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, बट फिर भी अपनी अर्निंग डबल कर ली, क्लाइंट के रिटर्न्स को डबल कर लिया। तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए अपना टॉपअप एसआईपी। A small increase every year can make a big difference in your portfolio, in your returns. तो अब क्या था, फिर से अच्छा दिमाग सोचने लगा कि ये सही भी तो अच्छा ही लग रहा है, लमसम में कुछ करना चाहिए क्या। तो फिर दिमाग चालू, पागल है क्या, मार्केट थोड़ा नीचे आने दे, अभी मत इन्वेस्ट करो, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, फिर करना तुम अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो अब इसके लिए क्या बताना होगा हम लोग को क्लाइंट को, तब हमें जोधा अकबर और महामंगा, इस कैरेक्टर का नाम था मूवी में महामंगा, इसका काम क्या था, जोधा और अकबर को अलग करना। ये स्टोरी सुनानी है क्लाइंट को। ये स्टोरी में क्या दिखानी है कि सर आप आज बैठे हो ये सोच के कि मार्केट नीचे आएगा तो आप इन्वेस्ट करोगे। लेट से आप आज सोचियो मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट आज नीचे नहीं आया और ऊपर बढ़ गया, तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आपको 31 दिसंबर 2020 में, सॉरी 1 जनवरी 2003 में, उसका क्या वैल्यू खड़ा था 31 दिसंबर 2020 में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट का। अगर सेंसेक्स में लगाया होता सिर्फ 1 लाख रुपए, तो इस 17 साल में 1 लाख बढ़ के हो गए होते 14 लाख। बिरला का ये फंड है 33 लाख, डीएसपी का ये फंड है 31 लाख, फ्रैंकलिन का फंड में 22 लाख, एचडीएफसी 31, आईसीआईसीआई का ये फंड में 24 लाख। तो मतलब 1 लाख बढ़ के इतने वैल्यू हो गए होते लास्ट 17 सालों में। लेकिन अगर ऐसे ही किसी महामंगा का बात सुन के आपने 2 दिन, जो बेस्ट 2 डेज था, उस समय मार्केट से अपने पैसे निकाल लिए थे, क्यों, ये सोच के कि मार्केट बढ़ने गिर जाएगा, और यहाँ से मार्केट गिरने की जगह बढ़ गया, तो जो बेस्ट 2 दिन थे उस दिन अगर आप बाहर रह गए, तो आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कितना का लॉस किया आप जानते हैं। आपका वही 14 लाख बन जाएगा, 10 लाख, 33 लाख बन जाएगा, 26 लाख, 31 लाख बन जाएगा, 25 लाख, सिर्फ 2 दिन बाहर रहने से आपने अपने पोर्टफोलियो में इतना बड़ा लॉस कर लिया। बेस्ट 2 दिन जो रिटर्न्स थे, वैसे ही अगर आप बेस्ट 5 दिन निकाल दो, तो आपका 14 लाख सेंसेक्स जो 1 लाख का 14 किया था, आपका वो हो जाता सिर्फ 8,70,000। बेस्ट 10 दिन निकाल दें तो 14 लाख आपका हो जाता 6,32,000। बेस्ट 20 दिन निकाल देते तो 3 लाख,
बेस्ट 30 दिन निकाल देते हो तो 2 लाख। और अगर बेस्ट 40 डेज, 17 साल के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 40 दिन जो टॉप रिटर्न्स वाले डे थे, उस दिन अगर आप बाहर रहते इस डर से कि मार्केट गिरने वाला है, तो आपका सिर्फ 1 लाख ग्रो करके बना होता है, 1,40,000। तो टाइम इन द मार्केट इज मोर टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। कि आप मार्केट टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, क्या मार्केट का हाई है क्या मार्केट का लो है कोई नहीं जानता। लेकिन जो जानते हैं कि भैया अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आप अपना हाई लो सब कैप्चर करके एवरेज आउट करके रिटर्न्स ज्यादा बना लोगे। तो उन इन्वेस्टर को जो बोलते हैं कि अभी मार्केट बहुत हाई है, गिरने दो, जब गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों को आपको जोधा अकबर और महामंगा का स्टोरी सुनाना है। अब शुरू फिर से दिमाग का खेला। अच्छा बोलता है ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब बुरा तेजा बोलता है रुको, मार्केट गिर गया तो क्या करेंगे भाई, अभी डाला अभी पैसा नीचे आ गया तो हमको क्या करना है फिर बताओ उस समय। तब आपको स्टोरी देना है डरना मना है का। कोविड सिचुएशन समझाना है आपको कि कोविड में क्या हुआ था। किसी की 10,000 की एसआईपी थी जिसने 2015 में चालू की थी, अप्रैल 2015। और जब उसका 5 साल खत्म हो रहा था मार्च 2020, उस समय उसकी एसआईपी की क्या अवस्था थी। उसने टोटल दिए थे, उसने 4 फंड में पैसे डाले थे 10,000 करके। तो चारों फंड में उसने 6 लाख रुपए दिए थे। एक फंड का रिटर्न था -14% आफ्टर 5 ईयर, एक का था -9%, एक का था -12%, एक का था -13%। तो मतलब इस समय, और एक और फंड चौथा में भी किया, पांचवें में भी किया था, उसका रिटर्न पॉजिटिव ही था 8.77%। बट बाकी सारे फंड नेगेटिव पे खड़े थे कि भैया आज का रिटर्न 5 साल के बाद एसआईपी निभाने के बाद भी रिटर्न नेगेटिव। तो क्लाइंट को खाली बोलना चाहिए था कि सर आपने तो बोला था कि पैसे 10 साल बाद चाहिए, अभी पैसे चाहिए नहीं, तो अभी आप पैसे देख क्यों रहे हो, रुको जरा। तो रुकने के बाद क्या हुआ, वही 15, अब जो है अपना मार्च जो हम लोग देख रहे, अप्रैल देख रहे थे 2020, उसकी जगह अब जून 2021 को आता है। वही क्लाइंट का वही सारे स्कीम्स में, और आ गया आपका 7,50,000, 1.5 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया सारे फंड्स में। जो रिटर्न्स था -14 वो बन गया +52, -9 +58, -12 +56, -13 +51। तो कैसे रिटर्न 1 साल के अंदर उनके चेंज हो गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मार्केट गिर भी जाता है आपके इन्वेस्टमेंट करते ही, तो दैट डजंट मीन कि आपका सारा पैसा, सारा रिटर्न्स नेगेटिव हो गया। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपका गोल्स, जिस गोल्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो गोल्स अभी ही नहीं है, डिलेड गोल्स है, आप पेशेंटली वेट कीजिए। ये मार्केट रिटर्न बना के देता है अगर आपके पास पेशेंस है तो। अल्टीमेटली डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो अब अच्छा दिमाग तो शुरू हो गया, तो भैया तो साइन कहाँ करना है बताओ। लेकिन नेगेटिव चलता है ना, करते हैं भाई, अभी सोच के बताएंगे। लास्ट में बहुत सारा क्लाइंट आपको ये बोलता है कि करते हैं बट सोच के बताएंगे। तब आपको वेकअप सेट की कहानी सुनानी है। इस कहानी में क्या दिख रहा है ना, वो क्लाइंट जो आपको बोलता है सोच के बताते हैं, लेट मी डिस्कस विथ माई फैमिली, बाद में बात करते हैं, अभी फंड नहीं है, अभी तो मार्केट लाइफ टाइम हाई है, अभी तो मार्केट और गिरेगा, क्या ये सही टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अभी से रिटायरमेंट का बात क्या करना है। जो सब आपको ये सब बहाने देके क्लाइंट टालते हैं, उनको आपको ये स्टोरी देना है। इस स्टोरी पे क्या है कि एक लड़का है जिसकी आज की एज है 28 साल। वो बोलता है कि हमको 55 पे रिटायर करना है, 10,000 की एसआईपी कर सकता हूँ, आप बताओ मेरे को क्या दोगे रिटर्न। तो आपने बोला कि भैया 12% से 28 साल का अस्तु है, 55 पे रिटायर करेंगे यानी कि 27 साल है। तुम पैसा देगा मेरे को 32,40,000, हम तुमको रिटर्न देंगे वो पैसा का 2,16,00,000। क्लाइंट बोलता है ठीक है करेंगे, बट अंकल अभी नहीं करते हैं, अभी मेरा शादी वादी है, एक थोड़ा दिन बात करते हैं। तो उसका शादी निपटते हुए 29 साल का हो गया। अब आप उसी क्लाइंट के पास गए, वो फिर बोलता है सर भैया करूंगा तो 55 पे ही रिटायर, 10,000 की एसआईपी कर सकता हूँ। तो आप उसको फिर समझाए कि भैया तू मुझे देगा बाकी 26 सालों में 31,20,000 रुपया, उसका फंड वैल्यू बन जाएगा 1,90,00,000 रुपया। बोलता है अंकल आप तो बोले थे 2,16,00,000, 1,90,00,000 क्यों हो गया?" आपने बोला क्योंकि टाइम कम हो गया, उसको अभी भी विश्वास नहीं हुआ आपसे, वो आपके पास अभी भी नहीं कराया। अब वो बोलता है कि अब भैया मेरे बच्चे हो गए, बच्चे हो जाए थोड़ा दिन बात करते हैं। अल्टीमेटली करते करते जब वो 32 साल को हुआ, फिर आप उसके पास गए, फिर वही आपको बोलता है कि 10,000 की करूंगा पर रिटायर तो 55 को करना है।
तब आप उसको बोलते हो कि आपसे लूंगा मैं 27,60,000 रुपये, पर आपको दूंगा 1,30,00,000 रुपये ही रिटर्न, 1,30,00,000 रुपये ही रिटर्न। तो वही आदमी आपसे बोलता है भैया आप 5 साल पहले मेरे को 2,16,00,000 दे रहे थे, 5 साल बाद आप मेरे को 1,30,00,000 दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है कि आपके हाथ से समय निकल गया, कि आपको तो रिटायर 55 पे ही करना है, रिटायरमेंट तो एज आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो है आपके लिए वो तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जितना कम होगा इन्वेस्टमेंट पीरियड उतना ही कम होगी आपकी कंपाउंडिंग, जिसके कारण आपको जो वेल्थ में पहले बता के गया था जब आप 28 साल के थे वर्सेस जो आप 32 साल में कर रहे हो, आप अपने लिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ का नुकसान कर लिए। तो आपको करना है तो अभी ही इमीडिएट चालू करना चाहिए, आपको सोच के डिस्कस करने के टाइम अगर आपने ले लिया तो आप अपने लिए ही लॉस करोगे। वैसे एक एग्जांपल और है, हमारे पास दो हमारे लोग हैं सिस्टम में, दो हमारे एम्प्लॉय हैं, दो हमारे वेल नोन फेसेस हैं आप लोग के बीच में, एक प्रतीक और एक विवेक। होता क्या है कि प्रतीक और विवेक दोनों इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। प्रतीक 25 के साल पे इन्वेस्टमेंट चालू करता है, विवेक 35 साल पे अपना इन्वेस्टमेंट चालू करता है। प्रतीक क्या करता है कि वो 5,000 की एसआईपी चालू करता है, विवेक भी 5,000 की एसआईपी चालू करता है। दोनों जन साल का 60,000 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रतीक क्या करता है, वो 10 साल पहला 10 साल एसआईपी चलाता है, फिर अपनी एसआईपी बंद कर देता है। बोलता है कि भैया मेरे पास घर में बच्चे बच्चे हो गए, मेरे पास अब ज्यादा पैसे देने के लिए समय नहीं है, तो जो पैसे है मुझे अपने घर के बच्चों में लगाना है। पर विवेक क्या किया, वो बोलता है कि मैं तो 35 साल में किया, मेरे तो बच्चे बच्चे सब हो गए, मेरे को तो लाइफ पहला 25 साल में 10 साल मैंने एंजॉय कर लिया, अब मैं चलाऊंगा ये एसआईपी। तो मैं 10 साल प्रतीक ने चलाए, विवेक ने अपने रिटायरमेंट तक एसआईपी चलाई, यानी कि अगले 25 साल तक रिटर्न चलाए। दोनों ने 60 साल पे अब अपना फंड वैल्यू देखा। प्रतीक ने एसआईपी बंद कर दी थी पर पैसे निकाले नहीं थे, और इसने सिर्फ 10 साल एसआईपी चलाई थी बोल के इसने 60,000 इंटू 10 साल यानी कि 6 लाख रुपए दिए। वहीं उसके अगेंस्ट विवेक ने जो साल का 60,000 दे रहा था पर उसने 25 साल चलाई, तो 60 इंटू 25 उसने 15 लाख रुपए दे दिए इन्वेस्टमेंट को। आपको जान के हैरानी होगी कि एट द एंड फंड वैल्यू, प्रतीक ने जब अपना पोर्टफोलियो चेक किया 60 साल में, उसका फंड वैल्यू था 1.8 करोड़, वहीं विवेक का वैल्यू था ओनली 0.8 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? कि प्रतीक ने ज्यादा समय दे दिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट को, विवेक ने ज्यादा पैसे दिए मार्केट को लेकिन समय कम दे पाया। इस समय के कारण प्रतीक का रिटर्न्स विवेक से बहुत बढ़िया बन गया। इसीलिए हर वो क्लाइंट जो बोलता है अभी नहीं बाद में करेंगे, उनको आपको ये स्टोरी देनी है कॉस्ट ऑफ डिले की, कि आप जैसे जैसे डिले करेंगे आपका रिटर्न्स कमता जाएगा। तो मोरल क्या है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी आपको अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना है। अब अच्छा दिमाग सोचता है रिटायरमेंट तक कितना बन जाएगा कुछ बताओ, पर जो बुरा दिमाग है वो भी तो कुछ बोलेगा, बोलेगा जो बनेगा उससे तेरा काम चलेगा क्या। तो आपको यहाँ पे कहानी देनी है लक्ष्य की। ये कहानी क्या बताती है कि जब तक आप रिटायर नहीं करते हो आप अपनी एसआईपी चलाओ, रिटायरमेंट के बाद आप अपनी एसडब्ल्यूपी चलाओ। यहाँ पे अब एक एग्जांपल है कि मिस्टर प्रशांत 28 साल का लड़का है, 10,000 की एसआईपी की है, 55 साल में रिटायर करना चाहता है, 12% उसको रिटर्न बैठना है पोर्टफोलियो में। तो उसका पोर्टफोलियो कितना बन जाता है, रिटायरमेंट कॉर्पस उसके पास 2,16,00,000 रुपए रेडी होते हैं। अब क्या करता है कि वो 2,16,00,000 रुपए को 6% का विड्रॉल लेता है, यानी कि मंथली वो 1,08,000 रुपया विड्रॉल ले रहा है अपने पोर्टफोलियो से। एसडब्ल्यूपी शुरू किया, अब अपने रिटायरमेंट पे जाके उसने उस 2,16,00,000 रुपए से 6% का विड्रॉल चालू कर दिया। 6% का विड्रॉल 2,16,00,000 से, यानी मंथली उसको 1,08,000 रुपया मिल रहा है, जो कि उसके पेंशन के लिए तरीके से काम आ रहे हैं उसके रिटायरमेंट में। तो क्या यही इससे ही उसका काम बन जाएगा? तो ये ऐसे नहीं एसडब्ल्यूपी काम करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बिरला इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड का, जिसपे अगर 2,16,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते, मंथली विड्रॉल 1,08,000 निकाल रहे होते, तो आज के दिन आपका उस फंड वैल्यू खड़ा रहता कुछ, जो अपने स्टोरी सुना था पहला वाला स्टोरी, ये वाला कि जिसमें क्लाइंट 60 साल तक में रिटायर किया, 80 तक जिंदा रहेगा, 55 पे रिटायर किया, 80 तक जिंदा रहेगा, 1,08,000 रुपये विड्रॉल ले रहा है, यानी कि 1,08,000 रुपये विड्रॉल इंटू 12 इंटू 25 साल, यानी कि क्लाइंट ने 2,16,00,000 दिए और 2,60,00,000 रुपया वो विड्रॉल के नाम पे निकाल दिया। उसके बाद भी उसका फंड वैल्यू खड़ा होता है 35 करोड़ का।
LIC, पोस्ट ऑफिस, FD, आपने जितना डाला 2 करोड़ 16 डाले, विड्रॉल MIS लेते गए, एट द एंड आपको 2 करोड़ 16 ही मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 2 करोड़ 16 डाले, विड्रॉल तो लेते ही गए, बट आपका 2 करोड़ 16 भी ग्रो करके आपका बन गया 35 करोड़। तो ये है मजा SWP का, कि जहाँ पे आपका मंथली इनकम तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ आपका फंड भी ग्रो करता है। तो हर वो क्लाइंट जो सोचते हैं क्या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे क्या मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग हो सकता है, वहां आपको अपने क्लाइंट्स को SIP प्लस SWP समझाना है। ये सिमिलर एग्जांपल मैंने बहुत बार डिस्कस किया आप लोगों के सामने, मैं नहीं करूंगा और इसको डिस्कस बेसी। तो बेसिकली ये आपको मधुसूदन दादा का स्टोरी सुनाना है। ये स्टोरी क्या है? मधुसूदन दादा का स्टोरी है, एक दही का हाड़ी है जिससे दही कभी खत्म नहीं होता। वो छोटा सा हाड़ी से वो पूरे गांव को खिला देता है दही। तो बेसिकली ये छोटा सा हाड़ी होता है आपका SWP का फंड, जिससे आप लेते 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 जाते हो, फिर भी ये कभी आपको खत्म नहीं होता है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये पैसा ट्रांसफर करके जा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड के लिए क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट के पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी। तो बेसिकली यही था स्टोरीज, जिसमें हमने आपको स्टोरीज बताए। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, तेजाब मान जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताइए, तेजाब मान जाएगा? अभी भी तेजा नहीं मानेगा? तापसदा बोल रहे नो। अब तापसदा हम लोग को बताएंगे कि तेजा कैसे मानेगा। कोशिश करेगा, बढ़िया है। तो अब क्या बचा? अब तेजा आपस में बात कर रहा है, अभी भी डाउट है इडियट? तो नेगेटिव माइंड भी अब आपको बोलेगा नहीं रे, पूरा साफ हो गया। तो विद दिस वी एंड आवर सेशन। धन्यवाद आप लोगों का। तो अगर अब आप लोगों की कोई क्वेरीज है सेशन को लेके, तो आप लोग मुझसे जरूर करें ये सेशन क्वेरी विथ रेज ऑफ हैंड। तो आई थिंक कोई रेज ऑफ हैंड नहीं है, तो मैं ये कंसिडर करके कर रहा हूँ कि कोई क्वेरी नहीं है। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? चलिए, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए ही था, क्लाइंट को स्टोरीज के माध्यम से कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बता सकते हो, कैसे उनके साथ म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हो, उनके दिमाग में घुसा सकते हो और अल्टीमेटली अपना सेल्स को कर सकते हो। तापस दा हाथ उठाए, हैंड रेस किए। तापस दा बोलिए, अपना क्वेरी कीजिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तापस दा, बताइए। सर मैं इस लास्ट वीक में मेरा एक क्लाइंट आया था, मतलब चल के आया था खुद से। हम्म। उसको डॉक्यूमेंट्स देना था। मतलब हम्म। वो पहले से मेरा मेरा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। हम्म। उससे कॉन्विंस ऑलरेडी कॉन्विंस है। हम्म। तो उससे वो बात करके आया है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स देना है। हम्म। तो जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट था उसको उसने मुझे फोन नंबर भेजा है, मैंने उससे बात किया। बट बात करने के बाद वो बोल रहा था मैं मेरा घर पे तो नहीं हूँ, ऑफिस में हूँ, और आपको मैं फ्री होके डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ। हम्म। 2 दिन बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजा है। फिर से हम्म। मैंने कॉल लगाया है, हम्म। सर आपने तो डॉक्यूमेंट्स बोला था भेजने के लिए, तो आपने नहीं भेजा है। हम्म। দাদা আমি ফাঁকা হয়ে আপনাকে পরে ফোন করছি। हम्म। তারপর उसके बाद जिन्होंने मुझे उसका रेफरेंस दिया था, मैं उससे भी बात किया हूँ। हम्म। लेकिन टिल नाउ ही डज नॉट सेंड मी एनी डॉक्यूमेंट्स। हम्म। तो आप तो पूछना मुझे चाहते हैं अब कि कैसे इसको कन्वर्ट करें? मुझे अब कैसे हैंडलिंग करना है इसको। अच्छा, पहले बताइए, क्लाइंट का आपसे कभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है इसको लेके बात हुआ था? मैंने ना एक्चुअली जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, उसने उसको उसके तरफ से उन्होंने मैंने बात किया था, एवं यस, वो यही है प्रॉब्लम दादा, कि क्लाइंट क्या बात किया था आपको नहीं पता।
आपको क्लाइंट से डॉक्यूमेंट मांगने से पहले अगर आप उससे समय मांग लें कि सर अपने म्यूचुअल फंड लेके थोड़ा डिस्कशन कर लें, बातचीत कर लें, तो शायद वो क्लाइंट आपको समय देगा, आपसे समझेगा और इन्वेस्ट करेगा। अभी उसके लिए आप एक एजेंट हैं जो कि एक इंश्योरेंस जबरदस्ती बेचना चाह रहे हैं, उनको उनको ये लग रहा होगा, उनको पता भी नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपका पहला क्लाइंट भी थोड़ी ना उसको कुछ कंपाउंडिंग, ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये सब टर्म समझाया होगा। वो तो सिर्फ समझाया होगा कि भैया हम इतना डाले थे, इतना रिटर्न बन रहा है, अच्छा लग रहा है, तुम भी कर लो। तो सामने वाला क्लाइंट बोला होगा कि हाँ अच्छा बात है, हम भी करेंगे, और आपका क्लाइंट आपको लीड दे दिया कि भैया ये भी करेगा। बट वो क्लाइंट को तो पता ही नहीं है करना क्या, वो तो डर रहा है कि ये इंश्योरेंस टाइप का कोई प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है क्या। तो आपको पहले उस क्लाइंट से समय लेके आपको उसको म्यूचुअल फंड क्या है, कितने का करना है, करने से क्या बन सकता है, ये चीज आपको उसको समझाना होगा, तब वो क्लाइंट आपको पेपर देगा। थोड़ा उससे बातचीत हुआ था, थोड़ा मतलब पहले दिन ही हुआ था थोड़ा। हम्म। लेकिन आपने जो अभी बोला ना कि मैंने जब दूसरी तीसरी बार फोन किए थे, तब हम्म। उससे उसने तो डॉक्यूमेंट्स देने वाला था। लेकिन मैंने हम्म। जब उससे बोला था कि सर अगर आप कोई दिक्कत आ जाए तो आपसे हम्म। मैं मीट भी कर सकता हूँ, हम्म। तब उसका रिस्पॉन्स थोड़ा पॉजिटिव आया था। ठीक यस, है। क्योंकि उसको दादा प्रॉब्लम यही है कि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसका दोस्त ओके ओके। बोला बोल के वो ओके कर दिया, क्योंकि हाँ अच्छा चीज हुआ, हाँ करना चाहिए। बट होता क्या है, इमीडिएट अगर आप उस समय वहां पे होते ना, आपका सेल्स हो गया होता। बट जैसे ही वो घर गया, सोया, सोचा, उसको डर लगने लग गया, ऐसे होगा, मेरा नहीं हुआ तो कितना समय लगेगा इसमें। तो ये बेसिकली आपका डिले, मतलब डिले आपने नहीं किया, क्लाइंट ने आपको शायद 2 दिन बाद बताया, पर तब तक उसके दिमाग में कुछ अपना नेगेटिव, जो हम लोग नेगेटिव तेजा देख रहे थे ना, हर आदमी के दिमाग में हाँ। वो नेगेटिव भी चलता है, तो उसके अंदर वो नेगेटिव बैठ गया अभी। आपको अब उससे एक बार बात करना होगा कि उसको कितने का एसआईपी करना चाहिए। वो शायद सोच रहा होगा कि मेरा दोस्त 20,000 का एसआईपी किया, मेरे को भी 20 करना होगा, मेरा तो कैपेसिटी 5 का है, 20 कैसे हम्म। करेंगे, इसलिए शायद वो आपको आउट ऑफ शेम अवॉइड कर रहा है। तो तो फिर आप, आज 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 रात को एक एक फोन लगाते हैं यार, उसे टाइम देते यस, हैं। एकदम बात कीजिए कि सर मेरे को मिलना है आपसे, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे करते हैं, कितने का आपको करना चाहिए, इसको लेके बात करते हैं। फिर देखिए वो क्लाइंट आपसे से एकदम कन्विंस होके करेगा आपके पास। ठीक ठीक। ओके ओके सर। ओके तब। तो रंजीत भट्टाचार्य जी, आपको मैंने परमिशन दिया, बताइए अपना क्वेरी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए ना। अगर हम लोग कोई कोल्ड कॉलिंग करना चाहते हैं, सोचिए हम्म। क्या कोई बैंक के सामने खड़े होके अगर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, तो वो जो कस्टमर आएगा तो हमसे जान पहचान नहीं है ना। हम्म। वो तो एकदम नया फ्रेश कस्टमर है, जिसको हम नहीं जानते, वो हमको नहीं जानता। हम्म। तो वो लोग को हम लोग कैसे हैंडल करें, मतलब हम लोग को स्पीच कैसा होना चाहिए वो लोग के पास, बैंक के सामने कैसे बात करें वो लोग। देखिए पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक्टिविटी अपने लोकल एरिया पे कीजिएगा। तो लोकल एरिया पे होने पे क्या होगा कि जब आप कॉल्स पे क्लाइंट को अपने बारे में बताएंगे ना, तो क्लाइंट को एक ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ये आदमी मेरे लोकेलिटी का ही है, मेरे को कोई भी जरूरत पड़ा तो हम इससे मिल सकते हैं। तो आपका पिच हमेशा यही होना चाहिए कि जब आप कॉल करेंगे तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना एआरएन नंबर बताइए, एआरएन का फुल फॉर्म बताइए, दैट यू आर एन एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर, यू आर एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप म्यूचुअल फंड का काम करते हैं अक्रॉस ऑल दी म्यूचुअल फंड हाउसेज। आप टेक ड्रिवन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पर आप उनके लोकेलिटी के हैं। तो पहले आपको अपने उनके लोकेलिटी वाला पॉइंट पे आपको बात करना होगा, सो दैट उनको ये कन्विक्शन रहे कि हाँ रंजीत से जब मन हम मिल सकते हैं, जब मन उसको बुला सकते हैं। एंड देन आप अपना फिर पिच जो भी आप स्टार्ट करते हैं कि सर एसआईपीस करना चाहिए फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन, फॉर देयर मैरिज, फॉर योर रिटायरमेंट, छोटा छोटा अमाउंट से प्लानिंग होता है, तो सर कब आपको टाइम दे सकते हैं, सो दैट आई कैन मीट एंड एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द प्रोडक्ट। ऐसे आपको पिच चालू करना चाहिए अपना। बट पहले अपने लोकेलिटी से, क्यों मैंने लोकेलिटी से, जब आप फिर आपका लोकेलिटी में कुछ अच्छा 100-150 क्लाइंट हो जाएगा, तब आप लोकेलिटी से जब बाहर भी ये डेटा कलेक्ट करके काम करोगे, तो आप उस पिच में बोल पाओगे कि सर मैं रंजीत, मेरा एआरएन नहीं, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज मेरे पास 150-200 क्लाइंट है जिनका मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, वैसे ही मैंने आपके लिए भी, आपका भी मुझे लीड मिला, मैंने आपसे भी बात कर रहा हूँ इस पर्पज के लिए। तो एटलीस्ट उस क्लाइंट के पास रहेगा कि ये मैं इसका अकेला क्लाइंट नहीं, इसके बाद 150-200 लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो आपको दूसरा जो दूर का लोकेशन का भी आप डेटा जब उठाओगे, तब आप अपना
पावर बता सकते हो कि आपने इतना लोगों का ऑलरेडी म्यूचुअल फंड करवाया है या उनका पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हो। बट पहले उस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको घर के बगल का यूज करना पड़ेगा, ताकि लोग लोकेलिटी देख के आपको बुला ले कि हाँ ये तो मेरे ही लोकल का लड़का है, यहीं पे रहता है। सर थैंक यू। संदीप दा। দারুণ সেশন হলো উৎকর্ষ দা, খুব ভালো লাগলো গল্পের মাধ্যমে, খুব মজার একটা সেশন করলে। আমার এমনি কোয়ারি কিছু নেই, জাস্ট আমার এটা বলার আছে, তুমি পিপিটিটা একটু গ্রুপে শেয়ার পিডিএফ করে করে দিও। দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি শুনলাম তুমি একদম টাটা টি শার্ট পরে ক্লায়েন্ট পেয়েছো, একদম একদম প্রচুর। কত ক্লায়েন্ট দুটো, পেলে? একটা 15,000 টাকার, একটা 5,000 টাকার। এসআইপি? হ্যাঁ বাহ, এবার তুমি আমাকে ট্রিট দেবে। হ্যাঁ একদম একদম একদম, থ্যাংক ইউ। তোমাকে কে বললো গো? আমি জানি তো তোমার যা হয় আমি জানি। तो अच्छा बेसिकली अच्छा, वेरी गुड। हुआ क्या था कि हमारा एक इंटरनल क्रिकेट मैच हुआ था विद टाटा फ्रॉम टाटा म्यूचुअल फंड। तो टाटा म्यूचुअल फंड ने हमारे सारे प्लेयर्स को एक जर्सी प्रोवाइड किया था। तो संदीप दा भी उस दिन खेलने के लिए आए थे हमारे साथ क्रिकेट मैच। वो जर्सी पहन के संदीप दा रिटर्न जा रहे थे अपने घर। तो जब वो रिटर्न जा रहे थे तो लोगों ने उनको देखा विद टाटा म्यूचुअल फंड का टी शर्ट, तो उनसे क्वेरी किया कि दादा आप क्या না না, অ্যাকচুয়ালি संदीप दा आप म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट करिए। হ্যাঁ, মার্কেটে हाँ পরে ওটাকে আমি ওই গেঞ্জিটা পরেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। हाँ ওই तो मेरे গেঞ্জিটা পরেই আমি গাড়ি করে, লোকাল থেকেই কন্ট্যাক্টটা হয়েছে, লোকাল तो জায়গা থেকেই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে। तो लोकल में जब ये गंजी पहन के घूम रहे थे तो लोगों ने इनसे पूछा आप टाटा म्यूचुअल फंड, हमको आपके इन्वेस्ट करना है, आप मिलने आइए। तो दो क्लाइंट से ये मिले, एक की 15,000 की एसआईपी कन्वर्ट हुई और एक की 5,000 की एसआईपी कन्वर्ट हुई। सो एटलीस्ट वो टी शर्ट संदीप दा के लिए तो बहुत हेल्पफुल आया। सिमिलर लाइंस में हमने एसबीआई एनएफओ पे भी टी शर्ट रखी थी। एसबीआई एनएफओ की भी टी शर्ट ऑफिस में आ गई है, आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं जो जो क्वालिफाई किए थे। तो टाटा से बड़ा बैंक तो एसबीआई है, तो उसकी टी शर्ट पहन के घूमेंगे। तो आई होप आप लोगों को और क्लाइंट मिलेगा। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं 5 दिन पहले नॉर्थ बंगाल में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करने गया था, जहाँ पे मैंने एसबीआई की यही जो टी शर्ट, जो एसबीआई की टी शर्ट है, मैं वो एसबीआई की टी शर्ट पहन के एक मॉल में अपनी बेटी के लिए एक हैट खरीद रहा था। तो जब मैं पेमेंट करने के लिए लाइन पे खड़ा हुआ था, पीछे से एक आदमी मेरे को बोलता है हेलो यू आर फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड, हम बोले यस। तो वो बोलता है कि मैं आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट हूँ, आपने मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और मैं सबको बोलता हूँ कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करो। मेरे से कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, लाइन पे खड़ा था, सिर्फ लोगो देखा और मेरे से इतना सारा बात कर लिया, अपना नंबर एक्सचेंज किया कि सर मेरे को कुछ करना होगा तो मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरा इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस ब्रांड्स, जो कि इन लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ मतलब ओवर द इयर्स इन लोगों के लिए पावर बनाया है। और हमें ये ऑप्शन मिला है कि हम इस पावर को यूटिलाइज कर सकें। तो जितना ज्यादा संभव है आप लोग सब इस चीज को यूटिलाइज किया करिए। तो लास्ट क्वेश्चन स्वाति मैम, आपको मैंने परमिशन दिया, आप अपना क्वेरी करिए। ये सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ये मैम। जो कैंपेनिंग पे बात हुआ ना, तो लोकल एरिया में करने का आइडिया भी वेरी गुड, लेकिन हाथ में तो कुछ पर्चा होना चाहिए। हाँ तो तो आप वो अपना लीफलेट्स बना सकते हो मैम। आप अपना अच्छा, मैं लीफलेट, हमारे पास आपका व्हाट लीफलेट टाइप कैसा, ऑफ? वही कैसा लीफलेट बनना चाहिए उसका कंटेंट भी है। कुछ जो ओके लोग करते हैं इसका ये मार्केटिंग, लीफलेट मार्केटिंग, उसके लिए कंटेंट भी बना हुआ है। हर्षिका के पास डिजाइन बनी ओके हुई है, आप उससे ले सकते हैं डिजाइन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप म्यूचुअल फंड में नया इन्वेस्टमेंट तो कराते ही हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट को सर्विसिंग देना, ये सारा चीज लिखा हुआ है उसके अंदर। तो आप ठीक। वो लीफलेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे नीचे आपका नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस लिखने का जगह रहता है। आप वो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, तो जिसको जिसको वो फॉर्मेट चाहिए आप लोग हर्षिका से ले सकते हैं। और ठीक अगर है प्रिंट करवाना है तो हर्षिका प्रिंट भी करवा देगी, कुछ जो भी चार्ज लगता है एक्चुअली उसको जानती है, प्रिंटिंग का काम वो देखती है, तो वो आपको वो सर्टेन चार्ज पे आपका प्रिंटिंग करा के भी दे देगी वो। ठीक है, थैंक यू सर। वो मैम हमको आईडी कार्ड बना के आप आज हम्म, भेजा, इट्स वेरी नाइस। वो कौन बना के कलर भेजे? कॉम्बिनेशन, आईडी कार्ड, वाह, बढ़िया। सिनेमेटिक का आईडी कार्ड, बढ़िया कार्ड। एलआईसी में इतना अच्छा नहीं है। थैंक यू सर। ओके आज ओके का मैम। सेशन बहुत ही अच्छा हुआ, आपका ये सेशन भी बहुत ही अच्छा।
कस्टमर ज्यादा टेक्निकल भाषा में बात करने से वो क्या होता है, दिन भर अपना कुर्सी में बैठ के अपना काम करता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन मैं उसको थोड़ा चेयर से उठा के ऐसे कॉमन, जैसे आप लोग स्टोरी टेलिंग, कुछ नॉर्मल भाषा में एग्जाम्पल दे के बात करने से, ऐसे ही नहीं हम यहाँ पर आपका पास चेक लेने ही आया, हम पहले ही बोल देते सर नो इशू, ये खरीदना ही होगा, ऐसे नहीं है, दिस इज आवर कैंपेनिंग, वी आर एडुकेटिंग कस्टमर। यस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनिए, एंड जो भी मेरा क्वेरीज है वो ट्राई कीजिए मेरे साथ कनेक्ट करने के। डेफिनेटली मैम, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अभी भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोग बेचने वाला कम है, तो वो जाएगा कहाँ? अगर उसको प्रोडक्ट समझ में आता है तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आप लोग खुद फील करते हो कि आउट ऑफ फिनोमैटिक आप लोग कितने लोग हैं जिन लोग के पास 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है क्या आपके पास मैम? बोलिए। नहीं है ना? तो वैसे क्लाइंट के पास भी नहीं है, आप तो इस फील्ड के होते हुए भी इस फील्ड के नंबर नहीं है, वैसे ही क्लाइंट के पास भी नहीं है कोई और डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको घूम फिर के करना तो आपके पास ही है। बट पर्पस ये है कि आप कितना अच्छे से उसको समझा पाते हो, वो चेक वैल्यू उसी पे डिसाइड होगा कि आप कितना अच्छे से उसको, उसका जो रिक्वायरमेंट था उसको समझा पाए। यस, थैंक यू। ओके मैम। पिंटू दा, आपको अलाउ किया है, बात करिए। गुड इवनिंग पिंटू दा। ইভিনিং। সেশনটা তো দারুণ লাগলো, और কিন্তু आपका আপনি आईएपी भी যে हमको दारुण लगा था। থ্যাংক ইউ तो इनका आईएपी में तो কত लोग এসেছিল इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में तुम्हारा? 200 200 लोगों का इन्होंने आईएपी किया था अभी रिसेंट में, एंड पूरा हॉल पैक था। मतलब जिस टाइम पे आईएपी चालू होने का था उस टाइम पे 120-130 लोग ऑलरेडी अंदर थे। बाय द टाइम हितेश सर बोलने आए थे सेशन के लिए इनका आईएपी, 200 लोग पूरे हॉल के अंदर थे। एकदम पूरे মানে एकदम 200 आदमी एकदम पूरा सुन रहा था। यस, तो बताओ पिंटू दा, आपका आईएपी बताओ। তো যে 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 প্রেজেন্টেশনটা আপনি দিলেন, বলছি আপনার ওই প্রেজেন্টেশনটা যদি একটু শেয়ার করেন তো ভালো হয়, জাস্ট নিজের স্টাডির জন্য আর কি। पिंटू दा एक बार आपका वॉइस कट गया, फिर से बोलिए। বলছি যে প্রেজেন্টেশনটা আপনি শেয়ার করলেন আজকে, হ্যাঁ তো ওই প্রেজেন্টেশনটা যদি শেয়ার করেন আমাদেরকে, তো ইয়েস, আমি একটু স্টাডি করার জন্য ওটাকে আমার লাগবে আর কি। আমার কাছে পিডিএফ করা আছে, আমি আপনাদের গ্রুপে, সমস্ত গ্রুপে পাঠিয়ে দেব আপনাদের সেলসের জন্য। কেন এইটা কি হচ্ছে, বেসিক্যালি স্টোরি মনে করতে হবে, যদি আমরা হ্যাঁ এই স্টোরিগুলোকে মনে রাখতে পারি তাহলে ক্লায়েন্টের কাছে গিয়ে সেটা বলতে পারবো, মানে টকিং হ্যাঁ পয়েন্ট পেয়ে এই যাব। এটার জন্যই চাইছি আর কি। ডেফিনেটলি আমি সেশনের পর প্রত্যেকটা গ্রুপে আরেকটা পিডিএফটা জিনিস পাঠিয়ে বলছি দেবো। আরেকটা জিনিস বলছি এই এসবিআই ইনোভেশনে যারা ধরুন অ্যাচিভমেন্ট হয়নি, তো ওদের জন্য যদি আমরা কস্ট দেখুন দাদা, ফিনোমেটিক কখনো আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিল না, তো আমরা পিন্টুদা, হ্যাঁ হ্যালো, বলুন। বলছি হ্যাঁ বলুন, শুনতে পাচ্ছি। কখনো আপনাদের কাছ থেকে টাকা নেয়নি, ফিনোমেটিক আপনাদের কাছ থেকে শুধু ব্যবসায়ীটাই চাইছে। তো এই টি শার্টটা সাকসেস, যদি আমি যেভাবে সাকসেস সন্দীপ দার পেলাম, আমি নিজে পেলাম, সিমিলারলি এক দুটো এক্সাম্পল যদি আরো পাই আমি, তাহলে তাহলে হয়তো আগামী ফিউচারেও কিছু কন্টেস্ট, ছোটখাটো কন্টেস্ট দিয়ে যে এসবিআই তে করুন, এটাই করুন, ওটাই করুন, করে আমরা এই টি শার্ট গুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করব, নিশ্চয়ই প্রোভাইড করব। ঠিক আছে পিন্টু দা? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके, so with this we end today's evening अड्डा सेशन। नेक्स्ट इवनिंग अड्डा में आप लोगों से फिर मिलेंगे जल्दी विथ न्यू टॉपिक्स, न्यू डिस्कशन, न्यू पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ताकि आप लोग अपना सेल्स, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते रहें। So thank you all for joining. Have a good day. Rather, good night.